मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हम लोगों ने भूगोल की कक्षाओं के अंतर्गत पिछले लेक्चर में सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था। आज का जो प्रमुख टॉपिक है वो है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खनिज संसाधन के बारे में। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ लेते हैं कि मिनरल्स किसे कह सकते हैं और मिनरल्स के खनन की जो है क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे इनको खानों से निकाला जाता है, किन विधियों के द्वारा, और ये कितने प्रकार के होते हैं और भारत में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज संसाधन किस राज्य में पाए जाते हैं। उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 शीर्ष पर कौन है और भंडारण की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। उसके बाद में हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मिनरल्स है क्या, खनिज संसाधन किसे कहते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल के अंदर दबे हुए कुछ पदार्थों को जो हम उत्खनन की क्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं, सामान्य रूप से उन्हीं को हम खनिज कहते हैं या मिनरल कहते हैं। लेकिन इतना ही मान लेना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खनिज संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो पृथ्वी के अंदर स्थित होते हैं एक प्राकृतिक पदार्थ के रूप में, और उनकी 3 विशेषताएं होती हैं। किसी भी खनिज में सबसे पहली चीज़ है कि उसकी एक रासायनिक बनावट होनी चाहिए, रासायनिक संगठन होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन। दूसरा है उसकी एक निश्चित परमाणु विक संरचना होनी चाहिए, और तीसरा है उस खनिज का अपनी कोई पहचान होनी चाहिए, यानी उसका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म होना चाहिए जिसके आधार पर हम उस खनिज को पहचान सकें। उसकी चमक क्या है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, वो किस कार्य में उपयोगी हो सकता है, उसका रंग कैसा है। तो उसका जो है एक निश्चित भौतिक गुण धर्म होना चाहिए। तो ये 3 विशेषताएं जिस भी पदार्थ में पाई जाएंगी और धरातल के अंदर संचित है उसको हम खनिज की संज्ञा दे सकते हैं। ये 3 विशेषताओं से युक्त ही खनिज पदार्थ जो है खनिज संसाधन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं। आगे हम चलते हैं, क्योंकि इसको हमें बहुत संक्षेप में पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते समय हम लोगों ने इसको संक्षेप में आपको बता दिया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। बिल्कुल संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। एक है माइनिंग, खनन। खनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम खनिजों को धरातल के अंदर से बाहर की तरफ निकालते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। अब इसको निकालने की 2 विधियां होती हैं। एक होता है ड्रिलिंग, इसको हम कहते हैं प्रवेधन। जब कोई खनिज पदार्थ पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाता है तो उसको हम खान खोद करके नहीं निकाल सकते हैं। उसको ड्रिलिंग के माध्यम से, नहीं धरातल के अंदर पोल करके उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रवेधन या ड्रिलिंग कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस और खनिज तेल, पेट्रोलियम वगैरह, ये धरातल के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में स्थित हैं, इसलिए ऐसे खनिज संसाधनों को निकालने के लिए ड्रिलिंग की विधि या प्रवेधन विधि को अपनाया जाता है। दूसरा है क्वायरिंग। इसके अंतर्गत इसको हम विवृत खनन कहते हैं या ओपन माइनिंग भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत जो धरातल की सतह के कुछ कम गहराई पर स्थित खनिज पदार्थ होते हैं, इसको आखनन। कम गहराई पर स्थित जो खनिज पदार्थ हैं उनको निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो आखनन कहलाती है। इसको विवृत या ओपन माइनिंग भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हम खानों के माध्यम से खुदाई करके 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक और उस खनिज पदार्थ को बाहर निकालते हैं। जैसे कोयले की खानें हैं, लॉयस की खानें हैं, अभ्रक की हैं, बॉक्साइट की हैं। इन सब जो है जगहों पर जहाँ ये पाए जाते हैं पदार्थ, वहाँ पर खानों को खोद करके उनको अंदर से बाहर निकाला जाता है।
तो ये क्लियर हो गया होगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में कि खनिज क्या है, खनन क्या है और खनन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि खनिजों को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स या खनिजों के प्रकार। खनिजों को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। इनके बारे में हम एक एक देखते हैं और अभी मैं इसको स्लाइड के माध्यम से भी दिखा दे रहा हूँ, उनका वर्गीकरण क्या है उसको भी आप जान सकते हैं। धात्विक खनिज यानी मेटेलिक मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, यानी इन ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु का अंश पाया जाता है उसको हम मेटेलिक मिनरल्स या धात्विक खनिज कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक लौह धातु और एक अलौह धातु। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जब खनिजों को हम कच्चे पदार्थ के रूप में निकालते हैं तो उसमें मेटल यानी धातु की उपलब्धता होती है और फिर उनको हम गला करके किसी दूसरे आकार में भी परिवर्तित कर देते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको आप जान लीजिए। धात्विक खनिज कठोर और चमकीले होते हैं। इनका जमाव जो है आग्नेय और यानी प्राचीनतम आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा लचीले भी होते हैं, इनको हम गला करके पीट करके सांचे में ढाल करके कोई दूसरा स्वरूप भी प्रदान कर देते हैं। इसे इसके अंतर्गत लोहा, तांबा, टीन, जस्ता, सोना, चांदी आते हैं। अभी मैं बता दे रहा हूँ इसमें कौन से लौह धातु हैं, कौन से अलौह। दूसरा जो खनिजों का प्रकार है वो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स यानी अधात्विक खनिज। इसके अंतर्गत ऐसे खनिज पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनकी अपनी एक चमक होती है। ज़्यादातर ये सेडिमेंट्री रॉक्स यानी परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। इनको हम पीट करके दूसरा स्वरूप नहीं दे सकते हैं और चोट मारने पर ये टूट भी सकते हैं, यानी इसमें मेटल यानी धातु जो है उनका अंश नहीं पाया जाएगा। इनको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कुछ खनिज हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम, और कुछ उर्वरक हैं जैसे नाइट्रेट, फास्फेट, पोटास, और कुछ रत्न जवाहरात के अंतर्गत आते हैं जैसे डायमंड है और लेड है, ओपेल है, ये सब आते हैं। और कुछ भूद्रव्य पदार्थ होते हैं, अर्थ मिनरल्स जैसे जिप्सम, नमक, गंधक, अभ्रक, ये सब। तो ये नॉन मेटेलिक खनिज के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं हम इसको थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से भी देखते हैं। ये देखिए, अब आप इसका वर्गीकरण को ध्यान से देख सकते हैं कौन कौन से आते हैं। धात्विक खनिज जैसा कि मैंने अभी डिफिनीशन और इसकी विशेषताओं को बता दिया है। इसमें लौह एस्क, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट। अलौह धातु तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, यानी इसमें अलौह यानी लोहे की मात्रा नहीं होगी और लौह धातु में लोहे का ही अंश होगा। और कुछ बहुमूल्य खनिज होते हैं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। ओके, ये एक्चुअल वर्गीकरण है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान देखिए। फिर अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। और इसी में एक और पार्ट है ऊर्जा खनिज, यानी जिनसे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। वो एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत हम आपको आगे पढ़ाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनसे हम एनर्जी निकालते हैं। ये भी धरातल के अंदर चट्टानों की संधियों में काफ़ी गहराई पर पाए जाते हैं। ज़्यादातर इनका जो उत्खनन होता है वो ड्रिलिंग के माध्यम से होता है, प्रवेधन के माध्यम से होता है। तो आगे की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि भारत में खनिजों की क्या विशेषताएं हैं, उनके वितरण की क्या विशेषताएं हैं और खनिज संसाधन भारत में कहाँ कहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ विशेषताओं को बता देते हैं कि खनिजों का वितरण जो भारत में पाया जाता है या पूरे विश्व में पाया जाता है, उनका वितरण असमान है, यानी समान रूप से वो सभी जगह पर नहीं पाए जाते हैं। किसी खनिज कोई क्षेत्र विशेष में ही पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे लोहा और कोयला, जैसे आप देखेंगे लोहा
हाँ, यहाँ देखिए लोहा और कोयला का एरिया ये है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा, कोयला, अभ्रक ये क्षेत्र पाए जाते हैं। आप देखेंगे पश्चिमी बंगाल में रानीगंज, झारखंड में झरिया, केओंझर, मयूरभंज, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, ये सब क्षेत्र जो है लोहे और कोयले के भंडार हैं। खासकर जिसको हम दामोदर घाटी वैली कहते हैं, ये हमारे उत्तरी पूर्वी का क्षेत्र है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो है खनिजों का वितरण में लोहा और कोयला पाए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी लोहा, कोयला, मैग्नीज पाया जाता है। इधर की तरफ थोड़ा सा देखेंगे, इसमें नहीं दिखाई दिया है, इधर की तरफ आप देखेंगे तो नमक, जिप्सम, अभ्रक और इधर पेट्रोलियम के उत्पाद कुछ जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें आप देख लीजिए ये चीज़, इसमें इंडेक्स बना हुआ है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उनकी उपलब्धता को आप जानते हैं। तो पहली विशेषता ये है कि खनिजों का वितरण समान रूप से नहीं है। दूसरा, जो बहुमूल्य खनिज हैं या ज़्यादा उपयोगी खनिज हैं वो बहुत यत्र तत्र मात्रा में ही पाए जाते हैं। जैसे सोना को आप देखेंगे तो कोलार की खानों से निकाला जाता है, हीरे को आप देखेंगे तो गोलकुंडा की खान से निकाला जाता है। तो इस प्रकार से खनिजों की गुणवत्ता और उनकी मात्रा में एक विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर क्वालिटी बेस्ड खनिज हैं तो उनकी मात्रा छिटपुट रूप में पाई जाती है, और अगर क्वालिटी बेस्ड नहीं हैं तो उनकी मात्रा सर्वाधिक मात्रा में विभिन्न स्थानों पर पाई जाती है। अगला चीज़ ये है कि खनिजों को बनने में एक लंबा समय लगता है, एक बहुत लंबा समय होता है खनिजों के निर्माण की प्रक्रिया में, क्योंकि खनिजों को एकाएक नहीं बनाया जा सकता है। इनको बनने में कई भूगर्भिक काल भी लग सकते हैं, यानी इनको हम 10-20 साल में इनके निर्माण को नहीं कर सकते हैं। इसलिए खनिजों के संसाधन संरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है। अब हम चलते हैं भारत में खनिज संसाधनों की पेटियां कहाँ कहाँ पर पाई जा रही हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए सीधा सीधा मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो खनिजों की जो सघनता है, यानी उनका जो उत्पादक क्षेत्र है या भंडारण क्षेत्र है, वो मुख्य रूप से 3 जगहों पर है, 3 स्थानों पर खनिज संसाधन भारत में संकेंद्रित हैं। पहला है उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र, या हम इसको जो है क्या कहते हैं, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ये आपका ए जो लिखा हुआ है ये उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर खनिज संसाधनों की बहुलता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉक्साइट के भंडार, ये जो निशान बना हुआ है बॉक्साइट का है, इस तरीके से ये एक अर्धवृत्ताकार में बना हुआ है। और सर ये कोयले का निक्षेप है, यहाँ पर ये जो लाइन में खींच रहा हूँ ये कोयले के निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं। ये दामोदर वैली घाटी है, नहीं दामोदर घाटी है, यहाँ पर कोयले के भंडार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद में देखेंगे तो तांबा के भंडार भी मिल रहे हैं, यहाँ पर तांबे के भंडार दिखाई दे रहे हैं। और फिर हम देखेंगे तो यहाँ पर लौह अयस्क वो भी जो है पाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट इत्यादि खनिज पदार्थ जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न क्षेत्र माना जाता है दामोदर घाटी क्षेत्र। ओके, दूसरा क्षेत्र जो भारत में खनिज संसाधनों का है वो है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। अच्छा हाँ, देख लीजिए जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और थोड़ा सा भाग जो है पूर्वी मध्य प्रदेश का भी इसके अंतर्गत आता है। हाँ, अब दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र देते हैं। इसमें कर्नाटक, ये आपका जो एरिया है इसको हम दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसमें कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु 3 प्रदेशों में जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे गोवा में लौह अयस्क, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में मैग्नीज, बॉक्साइट और लौह अयस्क पाए जाते हैं। सब यहाँ पर तांबा भी यहाँ पर पाया जाता है। ये सब यहाँ पर बना हुआ है। इसको अभी हम एक एक
खनिज को लेते हैं और भारत में उनकी स्थिति कहाँ पर है उसको बताते हैं। आप पहले लोकेशन जान लीजिए कितने पेटियों में भारत को डिवाइड किया गया है खनिज संसाधनों की दृष्टि से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तो तमिलनाडु में नवेली का लिग्नाइट, लौह, मैग्नीज और चूना पत्थर इस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, ये आप देखेंगे, ये तीसरा है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान यानी जो अरावली रेंज है, दक्षिणी अरावली का क्षेत्र जो है उस पर जो है खनिज संसाधनों की बहुलता पाई जाती है। इसके अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश का पड़ता है, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश का पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट और कुछ बहुमूल्य पदार्थ जैसे संगमरमर, ये सब जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। वहीं थोड़ा सा गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों पर देखेंगे तो यहाँ पर खनिज तेल की प्राप्ति होती है। खंभात, लुजेन क्षेत्र, अंकलेश्वर क्षेत्र, ये सब क्षेत्र जो है गुजरात के जो है खनिज संसाधन के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन दोनों के क्षेत्र जो है यहाँ पर मिलते हैं। तो ये 3 पेटियाँ प्रमुख रूप से भारत में हैं जहाँ पर खनिज संसाधनों की प्राप्ति होती है और ऊर्जा संसाधन भी प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कुछ पेटियाँ और भी दिखाई दे रहे हैं जैसे मध्यवर्ती भाग में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो तांबे और बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, ठीक है, ये सब क्षेत्र जो है मुख्य रूप से खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न माने जाते हैं। कुछ क्षेत्र यहाँ पर भी पाए जाते हैं, दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। इसमें तमिलनाडु और कर्नाटक के हिस्से जो है मुख्य रूप से आते हैं। तो ये हो गया हमारा भारत में खनिजों के क्षेत्र कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उनको आप देख सकते हैं। एक यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ये गौड़ क्षेत्र हैं। प्रमुख क्षेत्र 3 ही हैं और ये उप क्षेत्र हैं या गौड़ क्षेत्र कह सकते हैं। इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो पेट्रोलियम के उत्पाद पाए जाते हैं, मुख्य रूप से असम में सुरमा घाटी, रुद्रसागर, लकवा, मोरान, हुगरीजन तेल क्षेत्र, नाहरकटिया, ये सब तेल क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उनको हम ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत रखते हैं। तो ये आपका हो गया भारत में खनिज की पेटियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, मुख्य खनिज के क्षेत्र कौन कौन से हैं और गौड़ खनिज के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक एक खनिज को लेते हैं और किस प्रदेश में उनका संकेंद्रण पाया जाता है, कितना प्रोडक्शन होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं लौह अयस्क। इसमें इस चित्र में 2 चीज़ें दिखाई गई हैं, लौह अयस्क और मैग्नीज। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, इनकी विशेषताओं को जान लेते हैं, फिर उसके बाद में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ये आपके सामने है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए, लौह अयस्क को आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का आधार माना जाता है, क्योंकि लौह धातु के द्वारा ही आप एक छोटे से छोटे पदार्थ से लेकर के और विशालकाय जलयान, वायुयान, रेल के डिब्बे तक बना सकते हैं। यानी प्रत्येक वस्तु के निर्माण में जहाँ पर टिकाऊ उपयोगी चीज़ों की ज़रूरत होगी वहाँ पर लौह धातु का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुख्य रूप से इनका प्रयोग आप जान रहे हैं कि मशीनों में, मोटर गाड़ियों में, जहाज़ों में, वायुयान में, रेलगाड़ी में और भवन निर्माण की सामग्रियों के रूप में लौह धातु का हम प्रयोग करते हैं। लौह अयस्क जब धरातल से निकाला जाता है तो एक कच्चे लोहे के रूप में होता है, उसमें तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं। जब हम उसको निकालते हैं तो उसमें मैग्नीज और चूना पत्थर ये सब मिला करके उन अशुद्धियों को दूर करते हैं और फिर उसको हम ढलवा लोहा कहते हैं। उस लोहे को एक सांचे में ढाल करके उससे विभिन्न प्रकार के इस्पात के क्षण तैयार किए जाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। लोहा मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एक है मैग्नेटाइट,
ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है, लौह अयस्क होता है। इसमें धातु संपन्नता लगभग यानी धातु का अंश 70 से लेकर के 72% के बीच में धातु का अंश पाया जाता है। ये बहुत ही उत्तम कोटि का जो है ये लोहा माना जाता है मैग्नेटाइट। इसमें चुंबकीय गुण होता है। दूसरा है हेमेटाइट। ये द्वितीय श्रेणी का लोहा है। इसमें धातु का अंश लगभग 60 से लेकर के 70% तक यानी लोहांश, धातु अंश मतलब लोहांश की मात्रा जो है 60 से 70% तक होती है। बाकी अशुद्धियाँ होती हैं, उनको अलग किया जाता है। तीसरे प्रकार का लोहा होता है, हाँ, हेमेटाइट जो है जलद चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत जो है हेमेटाइट का प्रमुख उत्पादक माना जाता है। तो मैं बता रहा था कि हेमेटाइट भारत में जो लौह अयस्क पाया जाता है वो ज़्यादातर हेमेटाइट किस्म का ही लौह अयस्क है और ये लाल भूरे रंग का होता है, जलज चट्टानों में पाया जाता है। अगला है लिमोनाइट। इसको हम भूरा अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरा अयस्क कहते हैं लिमोनाइट को। और ये ऑक्सीजन और लोहे के मिश्रण से इसमें लौह संपन्नता जो है थोड़ा सा कम होती है। लगभग 30 से 50% के बीच में लौह अंश या लौह धातु मुख्य रूप से पाया जाता है। 40 से 60 होता है, सॉरी, इसमें 40 से 60 के बीच में लौह धातु पाया जाता है। और जो चौथा किस्म का लोहा होता है उसको हम सिडराइट कहते हैं। सिडराइट में बहुत ही कम यानी लगभग 40% तक लौहांश पाया जाता है। और सिडराइट निम्न कोटि का लोहा होता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसमें तमाम अशुद्धियाँ जो है मिली रहती हैं। भारत में जो लौह अयस्क की प्राप्ति है वो मुख्य रूप से धारवाड़ युगीन चट्टानों में पाई जाती है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और एक एक देखते हैं किन किन राज्यों में लौह अयस्क पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो लोहे के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है लोहे के उत्पादन में सबसे प्रमुख स्थान पर जो राज्य है वो है उड़ीसा। ये प्रेजेंट टाइम में 2017-18 के जो आर्थिकी विश्लेषण के डेटा थे उनके आधार पर हमने इसको देखा है। तो अभी जो है उड़ीसा प्रथम स्थान पर बना हुआ है, लौह अयस्क उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। और भंडारण में अगर देखेंगे यानी टोटल स्टोरेज के हिसाब से तो कर्नाटक है, पहले स्थान पर उत्पादन में उड़ीसा है। उड़ीसा में लौह अयस्क क्योंझर, बोनाई, मयूरभंज, सुंदरगढ़, गुरु महिषीन, बादाम पहाड़ और किरुबिरु में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे मानचित्र में दिखाया गया है, ये लौह अयस्क की खान है, ये जो शेड आपका बना हुआ है, और ये लौह अयस्क निर्यातक के पत्तन हैं, और ये लौह अयस्क का क्षेत्र है। पहली चीज़ तो लौह अयस्क के क्षेत्रों को देख लीजिए, ये आपका लौह अयस्क का क्षेत्र है, ये आपका लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है, ये लौह अयस्क का क्षेत्र है, और ये यहाँ पर गोवा के आसपास में लौह अयस्क का क्षेत्र है। यहाँ पर लोहे का प्रोडक्शन होता है। उड़ीसा में हमने बताया था आपको मयूरभंज, क्योंझर, ये जो आप गोला गोला देख रहे हैं ये जो है खाने हैं लौह अयस्क की। ये क्योंझर, मयूरभंज और गुआ ये लौह अयस्क की खाने हैं। उसके बाद में अगर मध्यवर्ती भाग में देखेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दुर्ग और ये क्या कहते हैं चंद्रापुरा, वेलेडीला, ये जो है खाने हैं। ये चंद्रापुरा तो इधर महाराष्ट्र के साइड में पड़ जाएगा, दुर्ग और ये वेलेडीला, अभी मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये लौह अयस्क की खाने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो रत्नागिरी और मार्मागुआ ये दो लौह अयस्क की खाने इसमें दिखाई दे रही हैं। और लौह अयस्क निर्यात के पत्तन आप देखेंगे, यहाँ पर पारादीप पत्तन है जो लौह अयस्क का निर्यात करता है, और दूसरा पत्तन यहाँ पर मार्मागुआ है जो लौह अयस्क का निर्यात करता है, और एक है मंगलुरु, ये भी जो है लौह अयस्क के निर्यात में अग्रणी है। ये ऐसे पत्तन हैं, पारादीप, विशाखापट्टनम, मार्मागुआ, मंगलोर, ये चार ऐसे पत्तन हैं जहाँ से लौह अयस्क का निर्यात
किया जाता है ज़्यादा मात्रा में। ये पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के रूप में ही जाने जाते हैं। तो उड़ीसा का क्षेत्र आपने देख लिया है, यहाँ पर आपका उड़ीसा का मानचित्र है। ये इस क्षेत्र में जो पड़ता है वो उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में केओंझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़, गुरु महिषनी, बादाम पहाड़, ये क्षेत्र जो है इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। ये लौह अयस्क की यहाँ पर खाने। दूसरा क्षेत्र जो है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही प्रसिद्ध खान है बस्तर जिले की वेलेडीला खान। ये बहुत ही फेमस है, कई बार परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है कि वेलेडीला खान किस अयस्क के संबंधित है, तो लौह अयस्क के उत्पादन से संबंधित है ये। और ये छत्तीसगढ़ में बस्तर की वेलेडीला खान पाई जाती है। और दूसरा ढल्ली राजहरा दुर्ग में जो है मुख्य रूप से लौह अयस्क पाया जाता है। दोनों को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वेलेडीला खान है और ये दुर्ग खान है, जो छत्तीसगढ़ में प्रमुख लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले हैं। अगला हम चलते हैं नंबर 3, कर्नाटक। कर्नाटक भंडारण की दृष्टि से ये अग्रणी क्षेत्र है। यहाँ पर लोहे के लौह अयस्क के संचित भंडार की मात्रा ज़्यादा है कर्नाटक में। यहाँ पर बेलारी का हासपेट, और शिमोगा, चित्रदुर्ग, और कुंद्रेमुख और बाबा बूदन, बाबा बूदन की पहाड़ी है। तो ये सब पठारी क्षेत्रों पर ही, कर्नाटक के पठारी क्षेत्रों पर ही ये क्षेत्र स्थित हैं। हासपेट, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुंद्रेमुख और बाबा बूदन, ये आप यहाँ पर इनकी लोकेशन देख रहे हैं। और ये बेलारी है, ये चित्रदुर्ग है और ये शिमोगा है। तो यहाँ पर जो है लौह अयस्क का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। ये एरिया आपका ये है, कर्नाटक का एरिया है। इसके बाद में है झारखंड, चौथे नंबर पर है झारखंड। झारखंड को आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोआमुंडी, गुआ, सिंहभूम और डाल्टनगंज, पलामू, ये क्षेत्र मुख्य रूप से लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर गुआ को ये दिखाया गया है, जिसको मैंने बताया था। क्योंकि इस सारे मानचित्र में सब चीज़ें नहीं दिखाई दी गई हैं, लेकिन कुछ प्रमुख क्षेत्रों को ही इस मानचित्र में दिखाया गया है, लेकिन मैं और भी क्षेत्रों को आपको बता रहा हूँ। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये झारखंड में नोआमुंडी, गुआ की खानें, सिंहभूम जिला लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी है, डाल्टनगंज और पलामू में भी होता है। आगे चलते हैं हम नंबर 5, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो लोहे का उत्पादन है वो मुख्य रूप से 2 क्षेत्र हैं, एक चांदपुरा और दूसरा है रत्नागिरी। रत्नागिरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रत्नागिरी है, लोहे की खान क्षेत्र हैं ये मुख्य रूप से। रत्नागिरी और चांदपुरा में लौह अयस्क का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। इसके बाद में है तमिलनाडु, 6वां नंबर। तमिलनाडु में एक लिग्नाइट के भंडार जो है मुख्य रूप से मिलते हैं। ये सलेम एक क्षेत्र है, नीलगिरी और सलेम, इन 2 क्षेत्रों से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। नीलगिरी और सलेम, आप तमिलनाडु के चित्र में यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, इसी क्षेत्र में ये पड़ेंगे, नीलगिरी और क्या कहते हैं, सलेम। और इसके बाद में मध्यपुर में 2 क्षेत्र हैं, जबलपुर और सरगुजा, जहाँ से जो है लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अब हम चलते हैं, देखते हैं उत्पादन की दृष्टि से, लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी 3 स्टेट कौन कौन से हैं। तो जो हमारे पास डेटा है 2017-18 और 18-19 का आर्थिकी विश्लेषण का, उसके अनुसार से लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़, और तीसरे स्थान पर कर्नाटक। ये 3 राज्यों का क्रम है जो बढ़ते से घटते क्रम में है। यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा के द्वारा इस समय हो रहा है, तब छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। कुछ समय पहले आप देखेंगे अगर डाटा 2014-15 के आसपास का, तो उसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ लौह अयस्क के उत्पादन में आगे थे, लेकिन आज ये क्षेत्र हैं। और भंडारण की दृष्टि से अगर देखेंगे
तो आपका ये पड़ेगा कर्नाटक। प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक भंडारण की दृष्टि से सबसे अग्रणी है। तो इस डेटा को आप क्रम कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपकी परीक्षा नज़दीक होगी तो जो भी नए डेटा आएंगे उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, उनके हिसाब से आपको क्रम को संजोना पड़ेगा। अगला चलते हैं खनिज तत्व देखते हैं, वो है मैग्नीज। सेकंड, मैग्नीज को एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ ये भी है, लोहे को प्रगलन के लिए जो है मैग्नीज कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो लोह मिश्र धातुएं होती हैं, यानी लोहे के मिश्रण से जो धातुएं बनाई जाती हैं, उनमें मुख्य रूप से हम मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। ये काले रंग की कठोर धातु होती है, धारवाड़ संरचना में ये भी मुख्य रूप से पाई जाती है जिन क्षेत्रों में लोहा पाया जाता है। इसका उपयोग स्टील के बर्तन के रूप में, बैटरी निर्माण में, कांच उद्योग, रासायनिक उद्योगों के रूप में मुख्य रूप से मैग्नीज का प्रयोग हम करते हैं। मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र को हम देख लेते हैं। सबसे पहले है नंबर 1 पर मध्य प्रदेश। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको स्टेट याद रखना है और किस स्टेट में कौन सा क्षेत्र है या कौन सी खानें हैं जहाँ से मैग्नीज का उत्पादन होता है या विभिन्न प्रकार की खनिजों का उत्पादन होता है। इन्हीं दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। अक्सर जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस परीक्षाओं में आते हैं वो सही जोड़ा मिलाने के लिए आते हैं। एक तरफ रहता है उत्पादक क्षेत्र और दूसरा तरफ रहता है राज्य, यानी कौन सा प्रोडक्शन एरिया किस राज्य में पड़ता है, यही चीज़ मिलाने के लिए आता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ये प्रायः गलत नहीं जाने चाहिए और इन्हीं से आप अंक में अपनी वृद्धि कर सकते हैं। तो देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो मैग्नीज का जो ये सिंबल है वो ये है, यहाँ पर ये बना हुआ है, ये इसका संकेतांक ये बना हुआ है मैग्नीज। मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा एक ही दिखा दे रहा है, यहाँ पर भी छिंदवाड़ा की स्थिति जहाँ पर है, आप मानचित्र में आप उसको देख लेते हैं। बालाघाट और छिंदवाड़ा ये दो जो है मैग्नीज के उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर और देवास, यानी बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, देवास, इन क्षेत्रों से जो है मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। और एक झाबुआ है, झाबुआ जिला है, इन क्षेत्रों से, इन जिलों से जो है मैग्नीज का प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो मैग्नीज का प्रोडक्शन है वो मुख्य रूप से रत्नागिरी, नागपुर और भंडारा, रत्नागिरी, नागपुर और भंडारा क्षेत्रों से महाराष्ट्र में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। नंबर 3 पर है कर्नाटक। कर्नाटक में बेलारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, तुमकुर और शिमोगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है। चित्रदुर्ग, शिमोगा, यानी इन यहाँ पर लौह अयस्क के भी क्षेत्र हैं। ज़्यादातर जो मैग्नीज के जहाँ पर पाया जाता है वो इन क्षेत्रों पर लौह अयस्क भी पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों पर तुमकुर, बीजापुर, शिमोगा, इन सब क्षेत्रों पर जो है मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। कर्नाटक में बेलारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, तुमकुर, शिमोगा, धारवाड़, इन जिलों में जो है मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वो मुख्य रूप से विजयनगरम और विशाखापट्टनम, इन दो क्षेत्रों से जो है मैग्नीज का प्रोडक्शन किया जाता है। सारी चीज़ें इसमें क्षेत्र को नहीं दिखाया गया है, आप उसको मानचित्र में दे सकते हैं, लेकिन किस राज्य में कौन सा जिले में किस खनिज का उत्पादन होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद में है झारखंड। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, यहाँ पर जो है मुख्य रूप से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान में बांसवाड़ा और उदयपुर, ये जो एरिया है
यहाँ पर बांसवाड़ा उदयपुर इसी लोकेशन पर आप देख लीजिए, वहाँ पर जो है मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं, बॉक्साइट। ये आप मैग्नीज वाला देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर झारखंड में सिंहभूम हजारीबाग, उड़ीसा में आप देख सकते हैं कोरापुट और क्या कहते हैं क्योंझर बोनाई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और यहाँ पर देख सकते हैं गोवा में, फिर यहाँ पर कर्नाटक में धारवाड़, बेलारी, उत्तरी शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर, ये कर्नाटक के क्षेत्र हैं मुख्य रूप से। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, गुजरात में बनासकांठा, पंचमहल, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, और फिर यहाँ मध्य प्रदेश में देखेंगे झबुआ, छिंदवाड़ा, बालाघाट, और राजस्थान में उदयपुर। ये क्षेत्र जो है मैग्नीज उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम अगले पर चलते हैं, बॉक्साइट पर। बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन है ये मुख्य रूप से एल्युमिनियम का एक अयस्क माना जाता है। सर उधर गए, पीछे की तरफ गए। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। ये चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है। यह सफ़ेद, गुलाबी और लाल रंग का हो सकता है। उधर जाकर बता दो। सफ़ेद लाल रंग का पदार्थ हो सकता है। बॉक्साइट मुख्य रूप से जो इसका निक्षेप पाया जाता है, बॉक्साइट यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है, यानी इसके द्वारा जो है हम एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं। चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है, सफ़ेद, गुलाबी या लाल रंग का बॉक्साइट हो सकता है। और ये मुख्य रूप से जो इसका प्रोडक्शन एरिया है जहाँ पर इनके निक्षेप पाए जाते हैं वो टर्सरी काल की चट्टानों में ये पाए जाते हैं। बॉक्साइट टर्सरी युगीन चट्टानों में बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। ये प्रश्न अभी पूछा गया है, हाल की परीक्षा में आया था कि बॉक्साइट के निक्षेप किस प्रकार के संस्तर चट्टानों में पाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, बॉक्साइट टर्सरी काल की चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि लोहा जो हमने बताया था वो धारवाड़ युगीन चट्टानों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसका उपयोग मशीनरी निर्माण, चमड़ा को रंगने, पेट्रोल, नमक साफ करने में इत्यादि में किया जाता है। बॉक्साइट के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, पहला नंबर 1 है उड़ीसा। केवल आपको राज्य और उसके अंतर्गत उसमें कहाँ पर जो है उनका प्रोडक्शन होता है, इस चीज़ को जानना है। देखिए यहाँ पर जो बॉक्साइट को दिखाया गया है वो कोरापुट, मैकाल पहाड़ी, बिलासपुर, अमरकंटक, कटनी, इन क्षेत्रों पर जो है बॉक्साइट के निक्षेपों को दिखाया गया है। और यहीं पर वास्तव में सबसे ज़्यादा जो है बॉक्साइट पाए जाएंगे। आप देखेंगे तो यस अक्षर के आकार में ये जो बना हुआ है ये बॉक्साइट के भंडार हैं, ये बॉक्साइट की पेटी के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको स्टेट वाइज कहाँ कहाँ पर और भी पाए जाते हैं उनके बारे में भी बताता हूँ। तो बॉक्साइट उड़ीसा में कालाहांडी, कोरापुर और वालंगीर, कालाहांडी, कोरापुट और वालंगीर, ये 3 क्षेत्र उड़ीसा के ऐसे हैं जहाँ पर बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोरापुट को, ये उड़ीसा में दिखाया गया है। उड़ीसा के दक्षिणी भाग में ये जो है कोरापुट पड़ता है जहाँ पर बॉक्साइट निकाला जाता है। अगला है गुजरात, दूसरा है गुजरात। गुजरात में भावनगर, जामगढ़ और जूनागढ़, अमरौली, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इसका प्रोडक्शन नहीं होता है। छिटपुट रूपों में ही बॉक्साइट के निक्षेप इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है झारखंड। इसमें गुजरात इसमें नहीं दिखाया गया है। झारखंड देखिए, झारखंड में आप देखेंगे तो रांची, पलामू, दुमका, लोहरदग्गा की एक है पैडलैंड्स, वहाँ पर जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। लोहरदग्गा की पैडलैंड्स में
तो रांची पलामू, रांची पलामू ये क्षेत्र में जो है बॉक्साइट मुख्य रूप से पाए जाते हैं झारखंड में। आप देखेंगे यहाँ पर नहीं दिखाया गया है इसको, लेकिन आप उत्पादक क्षेत्र को जान सकते हैं। नंबर 4, छत्तीसगढ़, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, यानी अमरकंटक का जो पठारी क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ की तरफ विस्तृत है, वहाँ पर सरगुजा, रायपुर और बिलासपुर में मुख्य रूप से बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके बाद में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नगिरी, ठाणे, सतारा, कोलाबा, पुणे, इन क्षेत्रों पर भी बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट, जो अभी आपने पढ़ा था मैग्नीज के निक्षेप, उसी के क्षेत्र में जो है ये भी पाए जाते हैं। बालाघाट को आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी बॉक्साइट पाया जाता है, कटनी में भी बॉक्साइट पाया जाता है और अमरकंटक में भी पाया जाता है। अमरकंटक का पठारी क्षेत्र थोड़ा सा पूरब में भी विस्तृत है, छत्तीसगढ़ के आसपास फैला हुआ है, लेकिन अमरकंटक मुख्य रूप से ये एमपी में ही पड़ेगा, एमपी के क्षेत्र में ही ये पड़ेगा इसका भाग। तो इन क्षेत्रों पर भी जो है बॉक्साइट के निक्षेप मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हम चलते हैं, देखते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से कौन से 3 श्रेष्ठ राज्य। उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उड़ीसा, गुजरात और झारखंड। उड़ीसा, गुजरात और झारखंड। मैं फिर बता दे रहा हूँ, इस डेटा को हमेशा आपको अपडेट करने की ज़रूरत होगी। इस समय जो है 2017-18 के आर्थिक विश्लेषण के आधार पर उसमें यही राज्यों का क्रम है। गुजरात जैसे पहले बहुत ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन नहीं करता था, लेकिन अभी हाल ही में जो है यहाँ पर इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा है। भंडारण में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर भंडारण की दृष्टि से देखेंगे तो उड़ीसा पहले स्थान पर और दूसरा जो है आंध्र प्रदेश, ये बॉक्साइट के जो है भंडारण में ये प्रमुख रूप से है। अब हम अगले खनिज को चलते हैं जो है कॉपर यानी तांबा। तांबा, आप पहले मैं इसमें बता दे रहा हूँ मानचित्र में तांबा के कौन कौन से क्षेत्र हैं, उनको आप याद रखिएगा सही जोड़े मिलाने के लिए। तांबा हजारीबाग, सिंहभूमि और यहाँ पर खेतड़ी, राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध तो तांबे का क्षेत्र है वो है खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, और यहाँ पर बालाघाट मध्य प्रदेश में। ये तांबे के प्रमुख क्षेत्र हैं जो आपको इस मानचित्र में दिखाए गए हैं, इनकी लोकेशन दिखाई गई है। लेकिन मैं तांबे के बारे में कुछ सामान्य विशेषताओं के साथ साथ प्रत्येक राज्य में किन किन क्षेत्रों में तांबा पाया जाता है उसको भी बताते चलता हूँ। तांबा लाल भूरे रंग का खनिज होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए ज़्यादातर विद्युत के तार वगैरह जो है तांबे की सहायता से ही बनाए जाते हैं। विद्युत निर्माण कार्यों में तांबे का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। भारत में तांबा जो है धारवाड़, कुडुप्पा में जो है इन शैल संरचनाओं में मुख्य रूप से पाया जाता है। प्राचीनतम रवेदार और आग्नेय शैलों में जो है ये मुख्य रूप से पाया जाता है, यानी जहाँ पर लोहे के भंडार और उसके थे वहीं पर यहाँ पर तांबा का भी निक्षेप मुख्य रूप से पाया जाता है। धारवाड़ी हुई चट्टानों में आग्नेय प्राचीन रवेदार और आग्नेय संरचनाओं में पाए जाते हैं। तांबे को जस्ते के साथ अगर हम मिला दें, यानी तांबा प्लस जस्ता, तो ये बन जाता है पीतल यानी ब्रास। अगर हम तांबे को टिन के साथ मिला दें तो ये बन जाता है कांसा। ये चीज़ आप जान लिखिएगा। तांबे को जस्ते के साथ मिलाने पर जो है पीतल बनता है, तांबे और टिन के मिश्रण से जो है कांसे का निर्माण किया जाता है, ब्रांस का निर्माण किया जाता है। अब चलते हैं हम मुख्य रूप से तांबे के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तांबा आप यहाँ पर देख रहे हैं बालाघाट।
बालाघाट में तांबा बहुत ज़्यादा मात्रा में मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यह अग्रणी उत्पादक क्षेत्र है। और बालाघाट जिले में एक है मलाज खंड, याद रखिएगा बालाघाट, जैसे बालाघाट पूछ लिया तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में पाया जा रहा है, लेकिन कहीं ये पूछ लिया कि मलाज खंड किस उत्पादन के लिए फेमस है, तो याद रखिएगा कि बालाघाट जिले में ही मलाज खंड एक क्षेत्र है जहाँ से बॉक्साइट तांबे का प्रोडक्शन जो है मुख्य रूप से किया जाता है। मलाजखंड क्षेत्र से तांबे का निक्षेप पाया जाता है, यहाँ पर भंडारा पाया जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है राजस्थान। आप अक्सर परीक्षाओं में देखेंगे तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खेतड़ी किसके लिए फेमस है? तो खेतड़ी जो है वो तांबे के उत्पादन के लिए ही फेमस है। याद रखिएगा राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है, जो प्रमुख क्षेत्र राजस्थान का भी है और हमारे देश का भी जो है प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर खेतड़ी में तांबे की पट्टी झुंझुनू जिले से लेकर के सिंघावा और सीकरपुर तक जो है 80 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, इसलिए यहाँ के तांबे का जो है विशेष महत्व है। और इसके अतिरिक्त उदयपुर, भीलवाड़ा इन क्षेत्रों में पाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर ये तांबे की पेटी जो है मुख्य रूप से 80 किलोमीटर की लंबाई में फैली है, और अलवर और भीलपुर और उदयपुर ये थोड़ा सा अलग क्षेत्र पड़ जाता है, लेकिन ये एरिया जो है तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि खेतड़ी किसके लिए फेमस है, तो खेतड़ी जो है तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है और ये राजस्थान में मुख्य रूप से पड़ता है। यहाँ पर सिंघावा और झुंझुनू जिले से लेकर के सीकर और रघुनाथगढ़ तक 80 किलोमीटर की चौड़ाई में तांबे के मतलब जो क्षेत्र है, निक्षेप जो डिपोजिशन पाया जाता है तांबे का यहाँ पर पाया जाता है। अगला है राजस्थान के बाद में नंबर 3 झारखंड। झारखंड में सिंहभूम और हजारीबाग ये 2 जिले हैं मुख्य हैं जहाँ पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। सिंहभूम में मौसाबनी, राखा, सोना माखी ये तांबे की खान है। हजारीबाग, संथाल परगना यहाँ पर भी जो है तांबे का प्रोडक्शन किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ क्षेत्र दिखाए गए हैं हजारीबाग सिंहभूम के जहाँ पर तांबे का उत्पादन होता है। आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश नंबर 4। देखिए प्रमुख रूप से 4 राज्यों को ही हमें देखना है क्रम से, या कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विशिष्ट प्रकार के खनिज पाए जाते हैं उनको देखना है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में चूँकि छिटपुट रूप से होता है, यहाँ पर है अग्नि गुंडाला पेटी, गंटूर जिले में पड़ता है, जहाँ पर तांबे का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। अब चलते हैं, हम देखते हैं तांबा के जो शीर्ष उत्पादक जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। आप क्रमशः ऊपर से नीचे इन्हीं 3 राज्यों का नाम याद कर लीजिए। 2017-18 आर्थिकी विश्लेषण के अनुसार मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर प्रोडक्शन में, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर झारखंड का स्थान तांबे के उत्पादन में मुख्य रूप से आता है। नंबर 4 पर आंध्र प्रदेश भी है, लेकिन इन 3 को आपको याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम भंडारण की दृष्टि से देखेंगे, स्टोर देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, तो भंडारण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा तांबा प्रेजेंट टाइम में जो जिस साल का ये डेटा है उस साल में नंबर 1 पर है राजस्थान, नंबर 2 पर है झारखंड और नंबर 3 पर है मध्य प्रदेश। ये जो है भंडारण की दृष्टि से प्रमुख है। आपको 1 और 2 क्रम मुख्य रूप से याद रखिएगा। और उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड क्रमशः बढ़ते से घटते क्रम में है। हम आगे चलते हैं अभ्रक। चलिए, इनमें बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे खनिजों को दिखाया गया है, लेकिन हम एक एक क्रमशः करके सबको बता दे रहे हैं कौन कौन को कहाँ पर पाया जाता है। तो अगला है अभ्रक माइका। यह एक पारदर्शी और लचीला पदार्थ होता है और अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक
उद्योग में किया जाता है। हल्का खनिज होता है। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की संधियों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। अभ्रक की 3 किस्में होती हैं। एक होता है श्वेत अभ्रक, जान लीजिएगा ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि अभ्रक की सबसे उत्तम कोटि कौन सी है। तो इसको हम श्वेत अभ्रक या रूबी अभ्रक के नाम से जानते हैं। सफ़ेद धारियों वाला सबसे उत्तम किस्म का ये अभ्रक होता है श्वेत अभ्रक, और इसको रूबी अभ्रक कहते हैं। और इसको मस्को वाइट, उपनाम इसका है मस्को वाइट। दूसरा अभ्रक जो है वो है पीत अभ्रक। श्वेत अभ्रक यानी इसका नाम ही है श्वेत अभ्रक, तो सफ़ेद धारियों वाला ये है। दूसरा है पीत अभ्रक, और तीसरा है श्याम अभ्रक यानी काला। ये 3 प्रजातियां जो है अभ्रक की होती हैं। पीत अभ्रक को फ्लोगोफाइट और श्याम अभ्रक को गुलाबी अभ्रक या बायोटाइट के नाम से मुख्य रूप से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अभ्रक के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं अभ्रक का शेड ये गोलाकार क्षेत्र से बना हुआ है। ऐसे जहाँ जहाँ पर ये है वहाँ वहाँ पर अभ्रक मुख्य रूप से पाया जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर झारखंड एरिया में एक लंबी चौड़ी पेटी के रूप में यहाँ अभ्रक पाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान में, तो यहाँ पर लगभग 300 किलोमीटर लंबी और 125 किलोमीटर चौड़ी पेटी के रूप में पाया जाता है। लेकिन अभ्रक का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, अभी पिछली परीक्षा में ही पूछा गया है कि अभ्रक का सबसे बड़ी पेटी भारत में कौन सी है। तो दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा ये है, कौन सा अलवर राजस्थान वाला है या यहाँ वाला है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जिसमें हम लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई को भी देखेंगे और कितने मात्रा में डिपोजिशन है उसको भी देखेंगे, तो सबसे बड़ी पेटी हजारीबाग गया वाली यही जो है भारत में पड़ती है, जो झारखंड में स्थित है। इसके बाद में यहाँ पर आंध्र प्रदेश में देखेंगे, हमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर यहाँ पर भी अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। तो ये क्षेत्र जिनको मैंने घेर रखा है, इन पर आपको विशेष नज़र होनी चाहिए, इन 2 क्षेत्रों पर। और अब प्रत्येक राज्य में अभ्रक कहाँ कहाँ पर पाया जाता है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले है नंबर 1 पर झारखंड। झारखंड में आप देखेंगे तो कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, ये जो है प्रमुख अभ्रक के उत्पादक क्षेत्र हैं। कोडरमा जो है ये भारत के ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध अभ्रक की खान है। याद रखिएगा कोडरमा ये यही एरिया है झारखंड का जहाँ पर अभ्रक सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कोडरमा, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, ये भी याद रखिएगा। कोडरमा किसके लिए फेमस है या कोडरमा को कैसे हम एरो द्वारा मिलाएंगे, सही जोड़े मिलान के रूप में पाया गया है। कोडरमा किसके लिए है, तांबा किसके लिए, तो तांबा का खेतड़ी हो जाएगा, कोडरमा का जो है अभ्रक हो जाएगा। इस तरीके से सही जोड़ा मिलान किया जाता है। तो कोडरमा जो है भारत की नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ी जो है अभ्रक की खदान है। और यहाँ पर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद ये भी जो है प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद में नंबर 2 है बिहार। देखिए वही पेटी चली आती है गया तक, बिहार तक चली आती है, थोड़ा सा ये ऊपर तक ऐसे ये क्षेत्र पड़ जाता है। तो बिहार में जो है ये गया, मुंगेर, भागलपुर, गया, मुंगेर और भागलपुर, ये वही बेल्ट है जो अभी हमने बताया, झारखंड से लेकर के और गया तक फैला हुआ है। लगभग ये 125 किलोमीटर लंबी और 20-25 किलोमीटर चौड़ाई में ये भी विस्तृत है। यानी काफ़ी व्यापक क्षेत्र जो है ये पाया जाता है अभ्रक का। और भारत का सबसे बृहत्तम उत्पादक क्षेत्र यही गया, बिहार और झारखंड वाली पेटी जो है ये मुख्य रूप से है। अगला चलते हैं राजस्थान, तीसरा। राजस्थान में अभी हमने बता दिया ये क्षेत्र जो हमने सेट से बना रखा है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी अभ्रक की मेखला पाई जाती है। जयपुर,
उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर, ये 4 क्षेत्र जो है राजस्थान की पेटी के रूप में ये बेल्ट ऐसे बने हुए हैं। और ये पेटी लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में और लगभग 100 किलोमीटर की चौड़ाई में ये विस्तृत है। यही कन्फ्यूज़न बना रहता है परीक्षा में कि 100 किलोमीटर वाले को हम सबसे बड़ी पेटी माने या 300 किलोमीटर वाले को सबसे बड़ी पेटी माने। तो याद रखिएगा, चूँकि प्रोडक्शन और टोटल जो डिपोजिशन है उसको भी सम्मिलित करते हैं, इसलिए सबसे बड़ी पेटी झारखंड और बिहार वाली है, न कि जो है राजस्थान और वाली। ये परीक्षा में आ चुका है। आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसी को ही जो है प्रमुखता दी है। अगला चलते हैं आंध्र प्रदेश में नल्लोर, कृष्णा और विशाखापट्टनम। ये अभी हमने ये चीज़ यहाँ पर बता दिया। आंध्र प्रदेश में जो अभ्रक का उत्पादन है आंध्र प्रदेश में नल्लोर, विशाखापट्टनम और कृष्णा, इन क्षेत्रों में, जनपदों में मुख्य रूप से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अब हम चलते हैं शीर्ष 3 उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। 17-18 के डेटा के अनुसार आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड अभ्रक के 3 शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। याद रखिएगा कि अभ्रक का निर्यात भारत में ज़्यादा कर दिया जाता है। भारत जो है अभ्रक का एक प्रमुख निर्यातक भी है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ये 17-18 के आर्थिक विश्लेषण के अनुसार इन राज्यों का बढ़ते से घटते क्रम में है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश का, फिर राजस्थान, फिर झारखंड का। सोच लीजिए, सबसे ज़्यादा जहाँ पर प्रोडक्शन पहले होता था, ये कुछ साल पहले जो है डेटा सबसे ज़्यादा यहाँ का था झारखंड और राजस्थान के एरिया का था, वहाँ पर ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता था। लेकिन अब जो है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड ये क्रमशः है। आगे हम चलते हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें बची हैं। ये प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं कुछ और बहुमूल्य खनिज संसाधन हैं जिनके बारे में हम लोग देखते हैं। सोना, गोल्ड। आप जान रहे हैं सोना भारत में मुख्य रूप से ये सामान्यतः सीसा, जस्ता और तांबा, इन्हीं अयस्कों के साथ में जो है सोना मिलता है। और कर्नाटक में ये कोलार और चित्रदुर्ग में मिलता है, राजस्थान के जावर क्षेत्र में। और सॉरी, ये तो चांदी का हम बता रहे थे। हाँ, सोना का देखिए, सोना जो है मुख्य रूप से ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा जो अभी आपने सुना है। सोना मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की शैलों में पाया जाता है और ज़्यादातर ये जो नदियों के द्वारा डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट जो होता है, जहाँ पर बालू के कण भी पाए जाते हैं, उन कणों में सोने की स्थिति मुख्य रूप से पाई जाती है, यानी प्लेसर डिपॉजिट में पाया जाता है। सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य में वर्तमान समय में हो रहा है। ये सबसे अग्रणी है कर्नाटक और झारखंड। कर्नाटक में यहाँ पर 2 क्षेत्र हैं। एक है कोलार क्षेत्र, चलिए इसी में हम समझ ले रहे हैं। नंबर 1 एरिया है कर्नाटक। कर्नाटक के 2 क्षेत्र हैं जहाँ पर सोने का उत्पादन होता है। एक तो आप फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, जान लीजिए, कर्नाटक के कोलार खान, जो सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करती है।
तो पहला क्षेत्र कर्नाटक का है कोलार, और दूसरा क्षेत्र जो सोने का उत्पादन है वो है हुट्टी। ये दो क्षेत्र हैं, खाने हैं जहाँ पर सोने का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। हट्टी क्षेत्र या हुट्टी क्षेत्र कर्नाटक में मुख्य रूप से कोलार में दो खाने हैं अगल बगल, एक है ऑरेगन चैंपियन रीफ और ऑरेगन रीफ, इसका भी नाम याद रखिएगा, चैंपियन रीफ और ऑरेगन रीफ। और हुट्टी क्षेत्र में जो पड़ता है ये ओकले रीफ, नाम तो ये अजीब अजीब हैं लेकिन इनको भी आपको जानने की ज़रूरत है। हालांकि ये दो क्षेत्र काफ़ी पर्याप्त हैं अपने आप में सोने के उत्पादन की पहचान के लिए, लेकिन उनके साथ साथ में उन खानों के नाम भी आपको जानने ज़रूरी हैं अगर बहुत ही गहन अध्ययन करते हैं तो। चैंपियन रीफ और ऑरेगन रीफ ये कोलार की क्षेत्र की जो है प्रमुख खाने हैं जहाँ पर सोने का उत्पादन किया जाता है, और ओकले रीफ जो है हुट्टी में जो है यहाँ पर मुख्य रूप से इसका उत्पादन किया जाता है, सोने का उत्पादन किया जाता है। दूसरा क्षेत्र राज्य जो है प्रमुख सोने के उत्पादन में वो है झारखंड। झारखंड में कर्नाटक में आंध्र प्रदेश देख लीजिए, झारखंड उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सोने की दो प्रमुख खानें हैं, एक चिगार गुंटा खान दूसरा रामगिरी खान, यह अनंतपुर जिले में पड़ेगा। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आंध्र प्रदेश में सोने का उत्पादन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त स्वर्ण रेखा और सोन नदी, जैसा नाम है सोन नदी सोने का निक्षेप, स्वर्ण रेखा जहाँ पर सोना पाया जाता है, इन दोनों नदियों का नाम वास्तव में स्वर्ण निक्षेपों की मात्रा पाए जाने के आधार पर रखा गया है। तो स्वर्ण रेखा और सोन नदी के जो प्लेसर डिपॉजिट वाले एरिया हैं, बालू के कण जो हैं, उसमें भी सोने के निक्षेप जो है छिटपुट रूप में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका सोने का उत्पादन किन क्षेत्रों से होता है। आपको सिर्फ यही नाम याद रखना है, कोलार, हुट्टी, चिकारागुंडा, रामगिरी, ये चार नाम याद रखने हैं। इसी से आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाना होगा वो पूछ लिया जाएगा। अब शीर्ष उत्पादक राज्य में कर्नाटक है पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर झारखंड है, याद रखिएगा। झारखंड तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इस क्षेत्र इस बीच में 17-18 में ये जो है प्रोडक्शन एरिया में ज़्यादा हो गया है। तो ये जो उत्पादक राज्य हैं जो अभी तक डेटा प्राप्त हुए हैं, वास्तविक डेटा, उसमें पहले स्थान पर कर्नाटक सोने के उत्पादन में है, दूसरे स्थान पर झारखंड है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं चांदी, सिल्वर। हाँ, चांदी अभी जो मैंने बताया था कि जस्ता, सीसा, तांबा, इन अयस्कों के साथ में जो है चांदी का निक्षेप मिलता है, ये अलग रूप से नहीं पाया जाता है। चांदी का उत्पादन कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश यहाँ पर मुख्य रूप से होता है। कर्नाटक में वही जो क्षेत्र सोने के थे वही क्षेत्र जो है चांदी के उत्पादन के हैं, जैसे कोलार, कोलार में सोना भी पाया जाता था और उसी क्षेत्र में चांदी का भी उत्पादन होता है। और एक क्षेत्र और है, जिला है चित्रदुर्ग। आपने भी तांबे के बारे में पढ़ा था, तांबे के निक्षेप के बारे में, तो वहाँ पर चित्रदुर्ग में भी जो है चांदी का निक्षेप पाया जाता है। राजस्थान में एक क्षेत्र है जावर, हालांकि ये जस्ता के लिए बहुत फेमस है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में जावर, जस्ता की खानों के पास में यहाँ पर भी थोड़ा सा चांदी निकाला जाता है। और फिर तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल और पुडप्पा, इन क्षेत्रों से
चांदी निकाली जाती है। लेकिन अगर उत्पादन देखें चांदी का तो नंबर 1 पर राजस्थान, नंबर 2 पर कर्नाटक। नंबर 1 पर आपका है राजस्थान उत्पादन की दृष्टि से और नंबर 2 पर कर्नाटक, यानी बहुत ही सीमित क्षेत्र में पाया जाता है। मैंने अभी बताया था शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कि जो बहुमूल्य धातुएं हैं उनकी मात्रा और गुणवत्ता में प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। जो बहुमूल्य खनिज हैं वो बहुत ही कम, बहुत ही सीमित क्षेत्रों पर पाए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं हीरा। डायमंड। डायमंड मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये 3 राज्यों में पाया जाता है। लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध खान है वो मध्य प्रदेश की पन्ना और आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा। एमपी की पन्ना में जो है डायमंड निकाला जाता है और दूसरा जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर निकाला गया था गोलकुंडा। गोलकुंडा की खान से इस समय ये जो है तेलंगाना में चला गया है। पहले आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था लेकिन अब ये तेलंगाना में है। और छत्तीसगढ़ में रायपुर और गरियाबंद, रायपुर गरियाबंद इन क्षेत्रों में जो है मुख्य रूप से हीरे का उत्पादन होता है। यानी ये सब छिटपुट क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से पन्ना और गोलकुंडा यही 2 भारत में हीरे के प्रमुख क्षेत्र हैं। विश्व स्तर पर आपने इनको पढ़ लिया था क्या क्या कहाँ पर पाया जाता है। अब लास्ट में है जस्ता। अगला जो खनिज है मुख्य रूप से वो है जस्ता। जस्ता आप जानते हैं सीसा और जस्ता ये अवसादी सेलों की नसों में यानी उनके संधियों में जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। राजस्थान में जावर क्षेत्र, याद रखिएगा जस्ता, जासे जस्ता, जासे जावर, और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, जो जस्ते के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद में आप राजस्थान में देखेंगे तो भीलवाड़ा, अलवर, जावर, राजस्थान और चित्तौड़गढ़ में भी जो है ये जस्ता पाया जाता है। अगला खनिज है यूरेनियम। बस संक्षेप में समाप्त होने वाला है। यूरेनियम, यूरेनियम को देखेंगे तो झारखंड के सिंहभूम और जादूगुड़ा। यूरेनियम जो है ये झारखंड के सिंहभूम जिले में और किस खान में? जादूगुड़ा। सही जोड़ा मिलाने के लिए ये भी आपको मिल जाएगा। यूरेनियम का भंडार जादूगुड़ा की खान में मुख्य रूप से मिलता है। एक है मोनोजाइट खनिज, मोनाजाइट। मोनाजाइट खनिज के जो सर्वाधिक निक्षेप हैं वो अभी मैंने बताया था शुरुआत में कि केरल का जो तटवर्ती भाग है वहाँ पर प्लेसर डिपॉजिट में मोनोजाइट खनिज के पर्याप्त भंडार मिलते हैं। केरल ही नहीं, वो भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्रसिद्ध एक क्षेत्र है मोनोजाइट खनिज के भंडार का। तो ये आपका कंप्लीट होता है खनिज संसाधन। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज यानी ऊर्जा संसाधन के बारे में। एनर्जी रिसोर्सेज, देखिए हमने शुरुआत में जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको रिसोर्स का कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें मैंने बताया था कुछ संसाधन ऐसे हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं
जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, हम प्रकृति द्वारा जो है उनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सब एनर्जी को हम प्रकृति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जो एक बार हम उनका उपभोग कर लें तो वो दोबारा जो है नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, दोबारा उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, तो ये सब संसाधन ऐसे हम हैं जो हमारे धरातल के अंदर विद्यमान तो हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत ही सीमित है, उनको संरक्षित करने की ज़रूरत है। यदि हम उनका लगातार उपभोग, लगातार दोहन करते रहेंगे तो एक दिन ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे और हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये कभी भारत में कोयला पाया जाता है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उस कोयले को या पेट्रोलियम को एक सीसी के रूप में देखेंगे जो म्यूजियम में रखा रहेगा और बताएंगे अपने बच्चों से कि ये हमारे बाप दादा के ज़माने में इससे गाड़ी चलती थी। तो ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं। इसलिए जो हमारे परंपरागत संसाधन हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको संरक्षित करने की ज़रूरत है। हम लोग आपको ये रिसोर्स मैनेजमेंट या रिसोर्स कंजर्वेशन में इस चीज़ को हम विशेष रूप से पढ़ाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं, दो क्षेत्रों को हम देख लेते हैं, एक कोयला को और दूसरा पेट्रोलियम को। तो इन दोनों को देख लेते हैं। जो समय आपका बचा हुआ है उसके अनुसार यही दो चैप्टर इसमें समाप्त हो सकते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में जो इंडिया का है उसमें केवल मिनरल रिसोर्सेज दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में हम इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कोयला और पेट्रोलियम, इन दोनों को हम देख लेते हैं। देखिए, कोयला चूँकि शक्ति संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ज़्यादातर हमारे यहाँ के जो शक्ति संसाधन या विश्व में लगाए गए वो सब थर्मल पावर सेंटर स्थापित किए गए, जिनमें कोयले का प्रयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। इससे हम विद्युत, कोयले के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा, कोक, तारकोल, फिनाइल, अमोनिया और कोल गैस बनाए जाते हैं और इसका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार की प्रसाधन सामग्रियों में भी करते हैं। कोयले के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट, क्योंकि मैं इसको बता चुका हूँ इसके प्रकारों के बारे में, हमें केवल राज्य और उत्पादन कहाँ पर होता है इन दोनों को देखना है। तो याद रखिएगा, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छे किस्म का कोयला होता है। उसके बाद में बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये कोयले के 4 प्रजातियां हैं, 4 प्रकार के कोयले होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा जो है एंथ्रेसाइट में होती है। एंथ्रेसाइट एक उत्तम किस्म का जो है कोयला माना जाता है। भारत में लगभग 80% जो कोयले का निक्षेप है वो बिटुमिनस प्रकार का है। हम चलते हैं, देखते हैं कि कोयले के उत्पादक क्षेत्र भारत में कौन कौन से हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हम संक्षेप में बता दे रहे हैं। ये आपका कोयला क्षेत्र है, ये जो शेड बना हुआ है ये कोयला क्षेत्र है। आप देखेंगे कोयला यहाँ पर कुछ असम, पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर पाया जा रहा है, जहाँ पर आप देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में, अभी हम उसको नोट करा दे रहे हैं। दूसरा, ये मध्यवर्ती भागों में आप देखेंगे, उत्तरी पूर्वी जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, दामोदर घाटी क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत में कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। गोंडवाना युगीन कोयला पाया जाता है, जैसे उड़ीसा का तलचिर है, छत्तीसगढ़ का कोरोबा है, सिंगरौली है, झरिया है, बोकारो है, रानीगंज है, ये सब जो है कोयले के प्रमुख खाने हैं। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे यहाँ पर सिंगरौनी कोयला क्षेत्र है, और भी क्षेत्रों में आप देखेंगे कोयले का उत्पादन। यहाँ तमिलनाडु में नवेली का लिग्नाइट कोयला जो बहुत ही फेमस है वो है। तो अभी हम चल करके क्रमशः आपको बता दे रहे हैं, ये कोयले के क्षेत्र हैं और ये कोयले की खाने हैं जहाँ जहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है। ओके, अब हम एक एक चलते हैं। आपने देख लिया कि कोयले की 4 किस्में हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट या सिडराइट उसको भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोंडवाना कालीन कोयला। 2 भाग में बांटते हैं, एक गोंडवाना युगीन, एक टर्सरी युगीन। तो गोंडवाना युगीन जो कोयला है वो निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। नंबर 1 है झारखंड। झारखंड में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, आप देख लीजिए यहाँ पर झरिया, बोकारो, गिरिडीह भी इसी के पास में है।
तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह ये झारखंड के 3 प्रमुख जो है कोयला क्षेत्र हैं। झा से झारखंड, झा से झरिया याद रखिएगा, बोकारो और गिरिडीह, ये 3 झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद में नंबर दूसरा है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में यदि देखा जाए तो रानीगंज ये जो है प्रमुख क्षेत्र है, जो कोयला की खानें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, रानीगंज क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख क्षेत्र है सिंगरौली। सिंगरौली ये जो है यहाँ पर स्थित है, ये जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद में एक और क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का कोरबा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नंबर 4 छत्तीसगढ़, और ये क्षेत्र कौन सा है? कोरबा, कोयला उत्पादन का। ये एक बहुत बड़ा थर्मल पावर स्टेशन भी है छत्तीसगढ़ का कोरबा। भिलाई इस्पात संयंत्र को यहाँ से ताप विद्युत का भेजा जाता है। फिर है उड़ीसा, उड़ीसा में तलचेर, यहाँ पर आप देखेंगे ये उड़ीसा में तलचेर। ये क्षेत्र जो है कोयले की एक पेटी के रूप में पाए जाते हैं। दामोदर घाटी या गोंडवाना योगीन कोयला के नाम से ये जाना जाता है। प्रमुख क्षेत्र यही है रानीगंज, बोकारो, झरिया, सिंगरौली, कोरबा, तलचेर। किन किन राज्यों में है इनको मैंने बता दिया। यानी इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य मुख्य रूप से आते हैं। इसके बाद में कुछ कोयला टर्सरी युगीन चट्टानों में भी पाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर असम के क्षेत्र में, थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, और यहाँ पर गुजरात के कुछ क्षेत्र में जो है ये पाए जाते हैं। गुजरात टर्सरी युगीन नहीं है, वो टर्सरी युगीन कोयला क्षेत्र है। तो ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये मैंने संक्षेप में आपको बता दिया है, बहुत ज़्यादा विस्तृत अभी जाने की जरूरत नहीं है। जब इसका अलग से लेक्चर होगा तब हम उसमें आपको बता देंगे। अब अगला हम चलते हैं, देखते हैं कि पेट्रोलियम यानी खनिज तेल, इनके कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं। तो आप याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले असम में एक माकूब क्षेत्र था। वहां पर पहला तेल कुआं खोदा गया और उसके बाद में मुंबई हाई, गुजरात क्षेत्र में तमाम स्थानों पर जो है तेल का उत्पादन भारत में भी होने लगा। तो मुख्य रूप से जो तेल का प्रयोग होता है वो मोटर वाहनों, रेल मार्गों, रेलवे में, रेलगाड़ियों में वायुयान के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस की स्थापना भी की गई थी। तो देखते हैं कोई स्लाइड अगर हो, नहीं इसी में देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम एक एक स्टेट को लेते हैं और उस स्टेट में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जो क्षेत्र हैं भारत में या पूरे विश्व में, वो लगभग एक ही आसपास के क्षेत्रों में मिलते हैं, क्योंकि प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस थोड़ा सा उस सतह से ऊपर पाया जाता है और पेट्रोलियम की स्थिति उसके थोड़ा सा नीचे पाई जाती है। तो देखते हैं सबसे पहले असम। हाँ देख लीजिए, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कॉन्सेप्ट इसका। पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन है भारत में वो मुख्यतः 3 क्षेत्रों में है। एक पूर्वोत्तर क्षेत्र, दूसरा गुजरात क्षेत्र और तीसरा मुंबई हाई क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारत में पेट्रोलियम का यानी खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। असम क्षेत्र में हमने बताया कि माकूब पे सबसे पहले तेल कुआं खोदा गया था और वहीं से जो है पेट्रोलियम का खनन किया गया, उसका उत्पादन किया गया। उसके बाद में उसके आसपास दिग्बोई, नाहरकटिया, मोरान हुगरीजन, रुद्रसागर, लकवा, इन सब क्षेत्रों में, शिव सागर, इन क्षेत्रों में जो भी तेल का प्रोडक्शन होने लगा। तो असम में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। एक दिग्बोई नाहरकटिया क्षेत्र, दिग्बोई
नाहरकटिया क्षेत्र, दूसरा है मोरान हुगरीजन क्षेत्र, और तीसरा है सुरमा घाटी तेल क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों से मुख्य रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। दूसरा चलते हैं हम गुजरात। चूंकि इसका हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि इस प्रकार से पेट्रोलियम बनता है और किन प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत संक्षेप में ही हम इसका वर्णन कर रहे हैं। गुजरात में भी 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है अंकलेश्वर, दूसरा क्षेत्र है मोहसाना, और तीसरा क्षेत्र है खंभात लुज़ेन। इन 3 क्षेत्रों से जो है खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर बड़ोदरा, कलोल, झबुआ, अंकलेश्वर, हजीरा, ये सब तेल क्षेत्र मुख्य रूप से गुजरात के तेल क्षेत्र हैं जहाँ पर तेल का प्रोडक्शन किया जाता है और यहीं से पाइपलाइनों के माध्यम से अन्य क्षेत्रों को पहुँचाया जाता है। आप ये देख सकते हैं HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, इन क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस का किया जाता है। और खनिज तेलों का जो क्षेत्र है वो ये इस सेट से दिखाया गया है। प्रमुख प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ये इस क्षेत्र से दिखाया गया है। देख लीजिएगा इसको, सेट को, कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं हम गुजरात के बाद में मुंबई अपतटीय क्षेत्र। जो तीसरा क्षेत्र है वो है मुंबई अपतटीय क्षेत्र। आप देख रहे हैं यहाँ पर मुंबई हाई, बसीन, अलियाबेत, ये क्षेत्र जो है मुंबई हाई के तेल क्षेत्र हैं। लगभग मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर के ये अपतट क्षेत्र में मुंबई हाई तेल कुआं जो है मुख्य रूप से इस क्षेत्र से निकाला जाता है। तो ये अरब सागर में स्थित है और इसी के पास में बसीन, अलियाबेत, नीलम पन्ना, ये कुछ और नए क्षेत्रों की भी पहचान की गई है जहाँ से खनिज तेल निकाला जा रहा है। अब इसके अतिरिक्त कुछ तेल क्षेत्र छिटपुट रूप में भी मिलते हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदी बेसिन में भी मुख्य रूप से ये तेलों के भंडार मिलने की संभावना है, जिन पर अभी रिसर्च किया जा रहा है, उनको खोजा जा रहा है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कृष्णा नदी बेसिन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपका ये है खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन, ये दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अब कुछ रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, आप उनको चाहें तो थोड़ा सा देख सकते हैं। रेन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा आता है। तो इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, इनके क्षेत्र कौन से हैं, क्योंकि परीक्षाओं में कुछ पूछे गए हैं। ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र को विस्तृत रूप में दिखाया गया है, लेकिन आप इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जान सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र कहाँ पर हैं। कोयला क्षेत्र, लौह क्षेत्र, मैग्नीज, लोहा स्टील प्लांट, ये गोंडवाना क्षेत्र का था जो मुझे बताना था। एक चीज़ आपको थोड़ा सा और जान रखना था, ऊर्जा गंगा परियोजना, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, इसको आप जान लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 24 अक्टूबर 2016 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के पूर्वी क्षेत्र के निवासियों को पाइप नेचुरल गैस यानी PNG और वाहनों के लिए CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को उपलब्ध कराना था। इस योजना में 4 राज्य मुख्य रूप से आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 51,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। ये परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के द्वारा ये जो है कार्यान्वित की जा रही थी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी
परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत जगदीशपुर यानी उत्तर प्रदेश, हल्दिया पश्चिमी बंगाल तक, यानी जगदीशपुर उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से लेकर के पश्चिमी बंगाल में हल्दिया तक लगभग 2050 किलोमीटर तक लंबी पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और 2018 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन इस पर भी अभी वर्क हो रहा है। आप इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर फूलपुर, जगदीशपुर, फिर वाराणसी, फिर पटना, बरौनी, सिंदरी होते हुए दुर्गापुर, कोलकाता, हल्दिया तक यहाँ पर जा रहा है। और इसकी एक शाखा और भी जा रही है, यहाँ पर बोकारो, रांची, झारखंड, संबलपुर, राउरकेला, अंगुल, कटक, भुवनेश्वर, धमरा, पारादीप तक ये चली जा रही है। तो ये जो है एक ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये 24 अक्टूबर 2016 को जो है ये योजना वाराणसी से प्रारंभ की गई थी। ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। अब कुछ चीज़ें थी जिससे कभी कभी पूछा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में कि सौर ऊर्जा का भारत में प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो थोड़ा सा जान लीजिए इसको। जैसे सौर ऊर्जा की संभावना गुजरात और राजस्थान क्षेत्रों के पश्चिमी उत्तर भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में सिजलीपल्ली ये भारत का प्रमुख सौर ऊर्जा निर्मित एक विद्युतीकृत क्षेत्र है। सिजलापल्ली भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत है, यानी वहाँ पर सोलर एनर्जी द्वारा सिजलापल्ली क्षेत्र में, जिले में जो है मुख्य रूप से सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, बिजली पैदा की जा रही है। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा जो केंद्र है एशिया का, वो मांडवी यानी कच्छ, गुजरात के पास में यह स्थापित किया गया है। भूतापीय ऊर्जा के दो प्रमुख क्षेत्र याद रखिएगा। एक तो ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश ये भूतापीय ऊर्जा का है, हिमाचल प्रदेश का है मणिकर्ण, और दूसरा जो है लद्दाख का है पूगा घाटी। इन दो क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये कुछ छिटपुट थे। अब ऐसे नाभिकीय ऊर्जा है, हालांकि इसकी स्लाइड में नहीं बना पाया हूँ, लेकिन आप इसको जान सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा जैसे तारापुर मुंबई में, रावत भाटा कोटा में, कलपक्कम चेन्नई में, नरोरा बुलंदशहर यूपी में, कैगा कर्नाटक में, काकरपारा गुजरात में और कुडनाकुलम तमिलनाडु में ये जो है नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर संयंत्र जो है स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपके पूरे होते हैं। हमने इसमें प्रयास किया है कि खनिज संसाधन को प्रमुख रूप से विस्तृत रूप में पढ़ाया है और ऊर्जा संसाधन के छिटपुट रूप में कोयला और पेट्रोलियम और कुछ अन्य खनिजों के बारे में आपको बताया है। तो ये था आपका प्रमुख चैप्टर खनिज संसाधन जो आपके सिलेबस में दिया गया था। इसको मैं प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। तो इस प्रकार से इंडिया का जो टॉपिक था वो सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक दो महाद्वीपों के बारे में और सामान्य जानकारी आपको ज़रूरत है, उसको मैं अगले क्लास में बता दूँगा। थैंक यू।